हेलो बच्चों, मैं विपिन मिश्रा एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि कक्षा 12 गणित में सारणिक में हम इससे पहले के वीडियो में पढ़े थे कि गुणधर्म क्या है, तो जितने भी गुणधर्म सारणिक के थे उन सभी गुणधर्मों की दिशा में आपको अच्छी तरह से बताया गया था और उन गुणधर्मों पे आधारित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में अधिकांशतः पूछे जाते हैं उसके विषय में आपको बताया जा रहा है। तो इसके पहले के वीडियो में कुछ प्रश्न आपको बताए गए थे कैसे उनको हल किए जाएंगे, और आज जो प्रश्न हम बताने जा रहे हैं ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी मॉडल पेपर उठा के, आप बोर्ड पेपर उठा के देखिएगा तो ये क्वेश्चन अधिकांशतः उसमें पूछा जाता है और वो भी 8 नंबर में पूछा जाता है। तो ध्यान से आप इसको देखिएगा कैसे इसको हल किया जाता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि सिद्ध कीजिए, ये सारणिक हमारा है और इसमें पहली पंक्ति की जो अवयव हमारे हैं वो a माइनस बी माइनस सी है, अगला हमारा 2a है, अगला हमारा क्या है 2a है। दूसरी पंक्ति के जो अवयव है 2b है पहला, अगला हमारा b माइनस सी माइनस a है, अगला हमारा क्या है 2b है। और तीसरी पंक्ति के जो अवयव है 2c है, अगला 2c है और अगला c माइनस a माइनस b है। हमें सिद्ध क्या करना है कि इसका मान कितना होता है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। किसकी सहायता से? गुणधर्मों के आधार पे। अगर हम चाहें तो जैसे सारणी को सरल करने का जो साधारण मेथड बताया गया था उसकी सहायता से भी हम इसको सरल कर सकते हैं, लेकिन ये बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, उसमें बच्चों से गलतियां भी काफी ज्यादा होंगी। लेकिन अगर गुणधर्म के विषय में हमको जानकारी है तो कम समय में इस बड़े क्वेश्चन को हम सरल विधि से और जल्दी सरल कर सकते हैं। तो देखेंगे कैसे इसको सरल किया जाता है। तो हम ध्यान से अगर देखें तो जब भी किसी भी सारणिक में हमें गुणधर्म लगाना है तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये होता है कि उसमें किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के जो भी अवयव हैं उसमें हम ऐसा गुणधर्म लगाएं कि उसमें कोई पद उभय निष्ठ हो जाए या आपस में घट जाए, लेकिन या तो पंक्ति में अवयव हमारे 1 1 1 आ जाए और या तो अधिकांशतः अवयव हमारे क्या आ जाए 0 आ जाए। बस यही हमें क्या करना है, सारणिक में गुणधर्म लगाने से पहले देखना है। अब इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो यदि हम स्तंभों को लेके परिवर्तन करें तो हम देख रहे हैं कि हमको इसमें कोई महत्वपूर्ण पद जो है प्राप्त नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा है? अगर C1 में C2 और C3 को ऐड कर दिया जाए तो हम देख रहे हैं 2a हमारा 4a हो जाएगा, यहाँ पे a ये भी जुड़ के हमारा हो जाएगा 5a माइनस b माइनस c, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5b माइनस c माइनस a, यहाँ पे आ जाएगा 5c माइनस a माइनस b। तो हम देख रहे हैं कि कोई भी पद हमारा उभयनिष्ठ नहीं है और जितने भी पद हमें मिले हैं पहले स्तंभ में वो सभी क्या है, अलग अलग हैं। तो अब हम ये समझ गए हैं कि स्तंभ को लेके हमें कोई उभयनिष्ठ पद मिल नहीं रहा है। तो हम किसको लेंगे? फिर पंक्तियों को लेंगे। और पंक्तियों को जब हम लेंगे तो हम ध्यान से देख रहे हैं कि यदि हम पहली पंक्ति में शेष दोनों पंक्तियों को जोड़ दें तो हम देख रहे हैं कि अगर a माइनस बी माइनस सी में 2b और 2c को जोड़ दिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी हमें मिलेगा। क्यों मिलेगा? 2b में से माइनस बी जब जोड़ेंगे हम तो वो प्लस बी आएगा और 2c में जब माइनस सी हम जोड़ेंगे तो वो प्लस सी आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे पहला अवयव प्राप्त होगा, दूसरा अवयव यहाँ पे भी a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा, यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा और a प्लस बी प्लस सी को हम सारणी से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अब देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। तो हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि जो सारणी दी गई है उससे हम क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। तो सारणी को यदि हम नोट करें तो a माइनस बी माइनस सी, 2b 2c 2a, b माइनस सी माइनस a, 2c 2a 2b c माइनस a माइनस b। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन करने का जो नियम है उसे हम यहाँ पे ऊपर लिख दे रहे हैं। परिवर्तन कैसे होगा, r1 डैश r1 प्लस r2 प्लस r3। इसका मतलब क्या है कि r1 मतलब पहली पंक्ति में हम परिवर्तन कर रहे हैं। परिवर्तन करने का नियम क्या है, r1 r2 r3 तीनों पंक्तियों को जोड़कर लिखा जाएगा। तो हम लिखेंगे कैसे, अब उसको देखते हैं। ये हमारा पहला अवयव a माइनस बी माइनस सी है, इसमें अगर हम प्लस 2b और प्लस 2c करेंगे तो हल करने पे हमारा क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी।
और कैसे आएगा हमने बताया गया था, ए हम पहले इसको लिख लेंगे, माइनस बी में जब प्लस 2b हम ऐड करेंगे तो प्लस b आएगा, फिर माइनस सी में जब हम प्लस 2c ऐड करेंगे तो क्या आएगा, प्लस c आएगा। अब अगले अवयव की यदि बात की जाए तो 2a प्लस b माइनस सी माइनस a प्लस 2c, तो हम देख रहे हैं b तो हमारा पहले है, तो हमने यहाँ पे पहले क्या लिख दिया b, उसके बाद प्लस, अब माइनस सी में जब 2c को हम ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, प्लस अब माइनस a में जब प्लस 2a ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा। इसमें अगर देखें हम अगले अवयव में, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि हम पहले क्या लिख देंगे c, उसके बाद प्लस, अब माइनस a यहाँ पर है हमारा, यहाँ पे 2a है, जब 2a में माइनस a को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस a, और माइनस b में जब प्लस 2b ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। तो हमने देखा कि a प्लस b प्लस c, b प्लस c प्लस a, इसे हम a प्लस b प्लस c भी लिख सकते हैं, c प्लस a प्लस b, इसे हम a प्लस b प्लस c भी लिख सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये जो पहली पंक्ति के जितने भी अवयव हैं इनमें a प्लस b प्लस c हमारा क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में इसको हम बाहर कर लेंगे। अब पहली पंक्ति में हमने परिवर्तन करके इसको लिख दिया है, और अन्य जो पंक्तियां होंगी उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसे हम वैसे ही लिख देंगे जैसा कि सारणिक में दिया गया है। तो दूसरी पंक्ति यहाँ पे लिखेंगे हम 2b b माइनस सी माइनस a 2b, अगली पंक्ति है 2c और c माइनस a माइनस d। अब हम इसमें a प्लस b प्लस c को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे सारणी के, a प्लस b प्लस, तो बच्चों देखते हैं हम इतना हल करने पे हमारा आ गया, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, r1 डैश r1 प्लस r2 प्लस r3। अब हम इसे पहले पंक्ति में देख रहे हैं कि a प्लस b प्लस c हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है, इसे हम सारणी के बाहर कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा हमारा बाहर, तो यहाँ पे 1 1 1 बचेगा, और उसके बाद जो अन्य पंक्तियां हैं उसे लिखेंगे 2b b माइनस सी माइनस a 2b, अगली पंक्ति लिखेंगे हम 2c c माइनस a माइनस b इक्वल, फिर यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस b प्लस c, अब फिर यहाँ पे हम बनाएंगे सारणिक। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो पहली पंक्ति के अवयव है 1 1 1 हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें किसी एक अवयव को हम स्थिर कर देंगे, जो शेष अन्य दो अवयव होंगे उसे ले जाके उसी स्थिर अवयव से हम घटा देंगे, तो हमारा ये अवयव 0 हो जाएगा, और साथ ही साथ ये भी अवयव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे कैसे हम उसे, तो पहले स्तंभ में तो हम परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे जैसा दिया गया है, तो 1 2b 2c। अब दूसरे स्तंभ में परिवर्तन करेंगे तो लिखेंगे c2 एज c2 माइनस c1, और तीसरे में परिवर्तन करेंगे तो c3 एज c3 माइनस c1, ये हम लिखेंगे। अब c2 में से जब हम c1 को माइनस करेंगे तो एक में से एक जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0। b माइनस सी माइनस a में से जब हम 2b घटाएंगे तो हम यहाँ पे अगर देख लें कि b माइनस सी माइनस a में से जब हम 2b घटाएंगे तो ये हमारा b माइनस, ये आ जाएगा हमारा माइनस सी माइनस a, और b में से 2b घटाएंगे तो माइनस b, ये पर हमारा आ जाएगा घटाने के बाद, तो इसे हम यहाँ पे लिख देंगे, ये आएगा हमारा कितना माइनस सी माइनस a माइनस b। अब 2c में से हम 2c घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब c3 में हम परिवर्तन कर रहे हैं, तो c3 में से हम c1 घटाएंगे, तो एक में से एक घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 0 आ जाएगा। 2b में से हम 2b घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और c माइनस a माइनस b में से जब हम 2c घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस a माइनस b माइनस c, ये हमारा इतना पद हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसे आगे हल करेंगे। अब आगे हम देख रहे हैं कि सारणिक में पहली पंक्ति में पहले अवयव को छोड़कर शेष दो अवयव के मान हमने क्या कर लिए हैं, शून्य कर लिए हैं। अब सारणिक का प्रसार हम सरलता से कर सकते हैं, तो सारणिक का जब प्रसार हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी, ये हमारा कॉमन ही था। उसके बाद जब हम प्रसार करेंगे इसका तो 1, हमने बताया था जब भी प्रसार किया जाता है तो जब हम इस अवयव को लेंगे तो जिस पंक्ति में होता है उसे छोड़ दिया जाता है,
जिस स्तंभ में होता उसे छोड़ दिया जाता है, फिर मुख्य विकर्ण का गुणा कर लेते हैं माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा कर लेते हैं। ये सारणी को हल करने का क्या होता है, नियम होता है। तो जब मुख्य विकर्ण का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, ब्रेकेट में माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इसे लिख सकते हैं माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस दूसरे विकर्ण पे गुणा करेंगे तो 0। ये हमारा हो गया। इसको जब हम हल करेंगे ये तो प्लस माइनस प्लस, ये इसके चिन्ह है, इसे जब लेंगे तो -0। अब यदि हम इसे छोड़ के और वो लिखते भी हैं तो लास्ट में जब हम उस पद का गुणा 0 में करेंगे तो वो 0 ही आता है, इसलिए इसके आगे के पद हम इनटू के रूप में लिखते ही नहीं है, क्योंकि उसका मान क्या आएगा, 0 आएगा, तो हम सीधे उसे क्या लिख देते हैं, 0। फिर अगला अवयव हमारा क्या है, +0। अब हम क्या करेंगे, इसको सरल कर लेंगे। तो जब इसको हम सरल करेंगे तो a + b + c और ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा माइनस, इसमें से कॉमन करेंगे माइनस, इसमें से भी कॉमन करेंगे तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा प्लस। तो बचेगा हमारा पद क्या, a + b + c इंटू a + b + c, ये हमारा पद बचेगा और सभी पद हमारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे हम तो ये हमारा आएगा a + b + c, यहाँ पे जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर, और जब इसको हल करेंगे तो a + b + c का होल क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा राइट हैंड साइड। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बच्चों हमने देखा कि इतने बड़े सवाल को सारणी के गुणधर्मों की सहायता से बहुत ही सरल विधि से हमने इसको क्या किया, सरलता से सरल कर लिया। और इसी तरीके से ही सारणी के गुणधर्म के आधार पे जितने भी सारणी के प्रश्न होते हैं उसको हम इसी सरल विधि द्वारा जो है सरल कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर इस प्रश्न में कोई भी समस्या आती है तो आप उसको YouTube चैनल के कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। तो अब इसके बाद हम अगला टॉपिक आएंगे। जो अगला टॉपिक आपको बताया जाएगा वो सारणी में है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो अब देखेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो सारणी में जो अगला टॉपिक है वो हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जैसा कि हाई स्कूल में आप सब पढ़े होंगे कि अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए जाते हैं तो आपको पता है कि त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो अगर हम ये 3 भुजाओं से घिरी आकृति हम बना लिए तो ये हमारा क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज में हम देखते हैं 3 हमारे शीर्ष बिंदु होते हैं। पहले बिंदु को A मान लेते हैं, दूसरे को B मान लेते हैं, तीसरे को C मान लिया जाता है। और मान लेते हैं जो पहले बिंदु का निर्देशांक है x1 y1 है, दूसरे का जो निर्देशांक हमारा x2 y2 है, और तीसरे का जो निर्देशांक हमारा है x3 y3 है। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु यदि हमको ज्ञात होते थे तो हाई स्कूल में त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र आप सबने पढ़ा होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का। तो प्रश्न में दिया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये होता था हाई स्कूल में कि अगर किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हमें दिए जाए तो उनका आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते थे, जो भी हमको शीर्ष बिंदु दिए जाते थे उनकी तुलना x1 y1 से करके x1 y1 का मान हमें ज्ञात हो जाता था। दूसरे बिंदु की तुलना x2 y2 से करते थे तो x2 y2 का मान आता था, और तीसरे बिंदु की तुलना x3 y3 से करते थे तो x3 y3 का मान हमें ज्ञात हो जाता था। और फिर इन्हीं मानों को जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखा गया है, डेल्टा बराबर 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 में हम मानों को रख के हल कर लेते थे, और जो भी आंसर हमारा आता था हम कहते थे ये हमारा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है। अब सारणी में भी, इंटर में भी जो है एक टॉपिक दिया गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसको हम सारणी की सहायता से सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं इसे हम देखेंगे।
जैसे अगर मान लेते हैं कि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हमें दिए जाए, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु x1 y1 x2 y2 तथा x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 सारणिक x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 ये है। तो अगर हमें त्रिभुज के शीर्ष बिंदु दिए गए हों तो उसे हम सारणी की सहायता से भी सरल कर सकते हैं। कैसे सरल कर सकते हैं आप देख रहे हैं, इसमें यदि हम x1 को लेते हैं तो जो इससे पहले फार्मूला लिखा गया था इस सारणी का प्रसार करने पे वही फार्मूला हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो आप इसको सरल करके देखिएगा तो वही फार्मूला आता है जो इससे पहले हम लिखे थे। अब जैसे कोई प्रश्न हम देख लेते हैं कि कैसे हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कि त्रिभुज का, जैसे करके हम एक प्रश्न समझ लेंगे इसकी सहायता से। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 2, 3, 4, 5 तथा 1, 7 है। ये हमें दिया गया है कि आप उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 2, 3, 4, 5 तथा 1, 7 है। तो इसको सरल कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हम लिख लेंगे माना। माना में हम कर लेंगे जो पहले बिंदु है इसको x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के समकक्ष हम इनके मानों को क्या कर देंगे, परिभाषित करेंगे। तो माना x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4, y2 बराबर 5, x3 बराबर 1, y3 बराबर 7। सबसे पहले हम इन मानों को जो है परिभाषित करके लिखेंगे। उसके बाद अब त्रिभुज के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, इन मानों को रख देंगे। तो हम इसके आगे देखेंगे फिर आप लिखेंगे इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 1/2। और इसे जब हम यहाँ पे लिखेंगे इनके मानों को तो 2, 4, 1 और y1 y2 y3 के मानों को जब लिखेंगे 3, 5, 7, 1 1 1। अब जब हम इसे हल करेंगे तो प्लस माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारा बराबर 1/2। ब्रेकर में जब इसको हल करेंगे 2 तो अब इस पंक्ति को छोड़ देंगे अस्तंभ को, तो मुख्य विकर्ण का गुणा हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस दूसरे विकर्ण का गुणा हो जाएगा 7 एकम 7 फिर माइनस 3 फिर इसको छोड़ देंगे हम तो 4 एकम 4 और माइनस 1 एकम 1 धन 1। अब पहली पंक्ति छूट जाएगी तीसरा स्तंभ, तो मुख्य विकर्ण हमारा क्या है 4 7 28 माइनस दूसरा विकर्ण 5 एकम 5 और ये हो जाएगा हमारा 1/2। ब्रैकेट में 2 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 आएगा, -3 4 में से घटाएंगे तो 3 आएगा और धन 1 28 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 23 आएगा बराबर 1/2। प्लस माइनस का गुणा -2 दूनी 4 फिर प्लस माइनस का गुणा -3 त्रिका 9 और धन 23 एकम 23 बराबर 1/2। अब 9 में हम 4 जोड़ेंगे क्योंकि चिन्ह हमारे क्या है समान है, तो समान चिन्हों को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा -13 और धन 23। अब 23 में से यदि हम 13 घटाएंगे तो 1/2, 3 में से 3 घटाएंगे 0, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1
अब ये हो जाएगा हमारा 10। अब 2 से जब इसको हम कैंसिल करेंगे 2 पंचे 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 5। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया है 5 आ गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी भी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक यदि हमको दिए गए हैं तो x1 y1, x2 y2, x3 y3 के बराबर उनके मानों को हम ले लेंगे। उसके बाद त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सारणिक रूप होता है उसे हम लिखेंगे, उसमें उन मानों को ले जाके रख देंगे और रखने के बाद उसे सरल कर लेंगे हम। सरल करने के बाद जो भी मान आएगा वही मान त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करेगा, परिभाषित करेगा। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज के शीर्ष बिंदु इतने 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 आपको दिए गए हैं। ठीक, और एक अगला टॉपिक होता है उसमें बताया जाता है कि दिखाइए कि दिए गए त्रिभुज के बिंदु समरेख हैं। तो एक क्वेश्चन हम देख लेंगे कि समरेख कब होगा। तो ये भी आप सब पढ़े थे कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए 0 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि जो दिए गए हमारे शीर्ष बिंदु हैं वो क्या है, समरेख है। समरेख का मतलब होता है कि एक ही रेखा में होना। क्यों? क्योंकि अगर एक ही रेखा में तीनों बिंदुओं को अंकित कर दिया जाए तो हम देखते हैं कि उसमें किसी भी त्रिभुज का निर्माण हो नहीं सकता है। ठीक, अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे बच्चों, तो अगला टॉपिक जो हम बता रहे थे आपसे कि समरेख, तो उसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि यदि त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु आपको दिए गए हैं तो वो समरेख कब होते हैं। तो समरेख होने के लिए हम बताए अभी आपको कि अगर हम त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं की सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल को ज्ञात करें और त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि त्रिभुज के दिए गए जो बिंदु हैं शीर्ष बिंदु क्या है, समरेख है। क्यों? क्योंकि 3 बिंदुओं से त्रिभुज का निर्माण होता है, ये तो हम जानते हैं। ये एक बिंदु ये हो गया हमारा, एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु क्या हो गया ये, तो ए बी और ये सी। तो हम देखते हैं कि 3 शीर्ष बिंदु हमारे त्रिभुज के दिए गए जिनकी सहायता से हमारा एक त्रिभुज बना है और इसका जो क्षेत्रफल है वो इसी के बीच को कहते हैं। ये जो बीच वाला भाग है, तीनों भुजाओं से घिरा भाग जो एक त्रिभुज का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल यदि 0 कर दिया जाए या 0 हो जाए तो हम देखते हैं कि 0 होने के बाद ये जो बिंदु ए है वो आ जाएगा इस रेखा पे, क्योंकि ये पूरा का पूरा भाग हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हमको एक रेखा प्राप्त हो जाएगी और इसी को कहा जाता है समरेख। ठीक ना। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का मान जब 0 हो जाता है तो हम देखते हैं कि जो हमारा बिंदु ए था वो उसी रेखा पे आ जाता है जिसपे 2 अन्य बिंदु बी और सी होते हैं। तो हम देखते हैं कि तीनों शीर्ष बिंदु एक ही रेखा पे आ जाते हैं, बी ए सी, इसीलिए उनको समरेख कहा जाता है, समान रेखा पर स्थित बिंदु। और ये कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब हम इसकी सहायता से एक सवाल को समझेंगे। देखिए सैंपल में एक सवाल लिखा गया है, इसमें आपको बताया गया है कि दर्शाइए कि बिंदु ए बी प्लस सी कॉमा बी सी प्लस ए तथा सी ए प्लस बी क्या है, समरेख है। तो हमें क्या दिखाना है कि ये जो दिए गए बिंदु हमारे हैं वो क्या है, समरेख है। और समरेख हम इनको तभी दर्शा सकते हैं जब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें और उसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाए, 0 प्राप्त हो जाए। तो हम देखते हैं कैसे होता है ये। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे हम माना, तो माना करके लिखेंगे x1 बराबर a, y1 बराबर b प्लस सी, x2 बराबर b, y2 बराबर c प्लस a, x3 बराबर c और y3 बराबर a प्लस b। अब यहाँ पे ले लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 1/2 सारणिक में x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 1/2। मानों को यदि हम इनके लिखें तो a b c, d प्लस सी प्लस ए प्लस बी 1 1 1, ये हम देख रहे हैं। ठीक, तो ये मान हमें प्राप्त हुए हैं। अब इनमें चाहे तो हम गुणधर्म लगा के हल कर सकते हैं और चाहे तो इसको हम साधारण सारणी की विधि से भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक,
तो अगर हम इसको साधारण सीधे यदि हम इसको हल करें तो बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 a, ये प्लस हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद यदि हम पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छोड़ते हैं तो मुख्य विकर्ण हमारा ये है, तो गुणा करेंगे तो c प्लस a माइनस, अब दूसरे विकर्ण का गुणा करेंगे तो a प्लस b हमारा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ब्रैकेट में यहाँ पे a प्लस b, ये हो जाएगा फिर माइनस b प्लस c, और फिर मझले ब्रैकेट में ये हमारी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ, जब इसको हम छोड़ देंगे तो मुख्य विकर्ण हो जाएगा हमारा b और माइनस c, फिर प्लस 1, अब पहली पंक्ति छोड़ेंगे तीसरा स्तंभ, तो जब मुख्य विकर्ण का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ba, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ba प्लस b स्क्वायर, और माइनस हमारा हो जाएगा ब्रैकेट में c स्क्वायर प्लस ca, ये। अब इसे हम जब और आगे सरल करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट में a, मझले ब्रैकेट में माइनस, जब हटाएंगे तो माइनस के अंदर गुणा हो जाएगा, तो c प्लस a माइनस b, तो a से a हमारा क्या हो गया कैंसिल, माइनस, अब b प्लस c यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे b माइनस c दिया गया, तो वर्गांतर का सूत्र हमारा बन जाएगा, तो b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, फिर प्लस 1, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ba और प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस ca। अब इसके आगे हम देखेंगे हो जाएगा 1/2, अब a का अगर हम अंदर गुणा कर लें ये हो जाएगा हमारा ac और माइनस ab, माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस b स्क्वायर और प्लस c स्क्वायर, उसके बाद प्लस, अब ये जब हम ब्रैकेट हटाएंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा ab प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर और प्लस ac या ca हम लिख सकते हैं। तो हम देख रहे हैं माइनस b स्क्वायर से प्लस b स्क्वायर कैंसिल, प्लस c स्क्वायर से माइनस c स्क्वायर कैंसिल, प्लस और माइनस ab से हमारा ये प्लस ab हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एक पर जब माइनस के अंदर गुणा करेंगे हम तो ये प्लस ca नहीं माइनस ca हमारा रहेगा, माइनस के जब अंदर गुणा किया जाएगा दोनों पद के चिन्ह बदलेंगे, तो माइनस c स्क्वायर और माइनस ca रहेगा, तो ये भी हमारा पद क्या रहेगा माइनस ca या ac। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये प्लस ac और ये माइनस ac हमारा क्या हो गया कैंसिल, तो सारे पद कैंसिल होकर हमारे क्या आ गए 0 और बराबर क्या आ गया 0। तो हमने देखा कि जो प्रश्न हमें दिया गया था कि बिंदु a b प्लस c b c प्लस a c a प्लस b दर्शाइए कि ये समरेख है, तो चूंकि क्षेत्रफल का मान हमने क्या निकाल लिया 0 निकाल लिया, इसलिए हम सीधे कह सकते हैं कि जो हमारे दिए गए बिंदु थे वो क्या है समरेख है। तो यहाँ पे देंगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, इसलिए दिए गए बिंदु समरेख हैं। ये हो जाएगा हमारा दिए गए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा 0 आ गया, इसलिए दिए गए बिंदु हमारे क्या है समरेख है। तो बच्चों अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन उसमें बुक में आपको दिया गया है तो एक्सरसाइज में कि जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल दिखाइए, तो उसके मानों को हम इसके जो पहले वाले सवाल को बताए थे उसकी सहायता से लगा लेंगे, और अगर कहेगा दिखाइए कि दिए गए त्रिभुज के शीर्ष बिंदु समरेख है तो उसे हम इस प्रकार से लगाएंगे। तो जितने भी प्रश्न आपको सारणी के दिए गए हैं उन सबको आप जो है हल कीजिएगा, और अगर कोई भी समस्या आपको आती है तो आप उसको इस YouTube चैनल के कमेंट की सहायता से आप पूछ सकते हैं, और आपकी जितनी भी समस्याएं होंगी प्रयास किया जाएगा कि उन सभी समस्याओं का समाधान आपका अगले वीडियो में किया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।